मंगोल्स ने टेक ओवर किया। ये बसरा के लोग थे जिनका जो मुसलमान होने का उनका सजा ये थी कि वो क्योंकि काले हैं तो वो गुलामी रहेंगे। जंज रिवोल्ट का मतलब ये जंजीबार और वहां के लोग पकड़ के मकरान कोस्ट तक ये सब कालों को बसाया गया था, फॉर्मर स्लेव्स। इन्होंने फिर रिवोल्ट करके बगदाद की खिलाफत को तख्ता उल्टा। ये हमारी हिस्ट्री में हो चुका। आपको मैं शर्तिया बता सकता हूं, ना किसी अरब, ना पाकिस्तानी, ना ईरानी को इसके बारे में पता भी होगा, क्योंकि ये 10 पेजेस हमने कहा इन्हों तो काट दियो ना बाहर। असी सैयद हाँ जो भी हैं, वी हैव वी डोंट हैव दी। डेथ ऑफ जर्नलिज्म। तारिक फतेह जी ने आज ये सवाल टोरंटो सन में उठाया है और इसका जवाब हम तारिक फतेह जी से ही लेते हैं। सर वेलकम, क्या हाल है आपका? बस हर दिन नया दिन है, जिंदा है काफी है। वो तो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन डेथ ऑफ जर्नलिज्म, क्या ये डेथ की तरफ है या हो चुकी है? हो चुकी है वो। इसलिए मैं कहूंगा कि जरा सी मैं तारीख बयान कर दूं कि मेरा कराची सन से ताल्लुक 1970 से है, और फिर पीटीवी में और वो यूनुस सईद का अखबार था कॉम्बैट, यहाँ पे भी 30 साल हो गए लिखते हुए। एक फंडामेंटल डिफरेंस उस वक्त आता है जब एक अमेरिकन जर्नलिस्ट टीवी पे आता था, वॉल्टर क्रॉन्काइट उसका नाम था। ही वॉज द अथॉरिटी जिसके ऊपर सारी दुनिया फोकस करती थी। मुझे ज़माना याद है कि जब जापान में एनएचके का जो नेटवर्क था, वहाँ वो उम्र में ज़रा ज़्यादा लोगों को न्यूज़ कास्टर बनाते थे कि उसमें बिलीफ ज़्यादा होती है। मतलब उम्र में ज़्यादा से मतलब है कि 40-50 साल की उम्र के लोग। अब आप देखिए क्या हो रहा है कि जर्नलिस्ट के बजाय एंटरटेनर्स टीवी पे आने लग गए हैं, बजाय इसके कि वो खबर दें, वो ओपिनियन देते हैं। जो हमारी अपब्रिंगिंग थी, जो पुरानी जर्नलिज्म थी, उसमें ये था कि आप ओपिनियन दे ही नहीं सकते थे जब तक आपने कोई 10-20 साल रिपोर्टिंग की हो, कोर्ट रिपोर्टिंग की हो, अपने रेलवे की हो, डिफरेंट बीट्स होती थी। आप भागते थे, सिटी एडिटर होता था, वो चेक करता था, एडिटर इन चीफ था, आप उसके तहत काम करते थे। आपकी कोई बायलाइन भी जो है वो महीने में कोई एक दफा छपती थी, तभी उसे बायलाइन कहते थे, यानी आपके नाम से स्टोरी, वरना वो अखबार की होती थी। अब आप नोटिस करेंगे कि हर स्टोरी पे बायलाइन होती है, यानी एक वैल्यू जो थी खबर की कि जब रिपोर्टर को बड़ी जबरदस्त खबर एक्सक्लूसिव देता था, उसको नाम मिलता था, उसको एक रिकग्निशन होती थी। अब वो सिलसिला भी खत्म हो गया है। पहले ये होता था कि आपकी उम्र भी कम से कम 40 साल हो तब आप कहते थे कि भाई अपनी ओपिनियन आप दें। अब ये है कि पहले वो ओपिनियन देते हैं लोग 20-25 साल की उम्र में, और वो फिर एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट बन जाते हैं। यानी वही शख्स जो टोरंटो स्टार का जर्नलिस्ट है, वही आदमी जाके पुलिस सर्विसेज बोर्ड के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकता है। और फिर ये जो वेंडी मेजली का केस है सीबीसी पे, आप देखिए कि एक मैं बैंक्रप्सी बता रहा हूँ जर्नलिज्म की क्या है, कितनी पॉलिटिकल करेक्टनेस है। वो एक शो करती हैं, उसको होस्ट करती हैं 40 साल से। शी इज अ टेलीविजन पर्सनालिटी, पूरे कनाडा में हर कोई वेंडी मेजली को जानता है। वो जाती मीटिंग में कहती है कि इस रिपोर्टर को, इस कमेंटेटर को बुलाना है, लेकिन इसने ये रेसिस्ट अल्फाज यूज किए हैं या उसके नाम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो उसी कमरे में कोई ब्लैक जर्नलिस्ट या कलर्ड जर्नलिस्ट नहीं, एक वाइट जर्नलिस्ट को बड़ा एकदम ब्लैक लाइव्स मैटर हो जाता है, और वो भागी जाती है जाके एडिटर इन चीफ को कहती है कि मेरे सामने ये लफ्ज बोला गया, इससे मुझे अब पता नहीं तबाही मच गई है। तो दैट 40-year-old journalist gets fired because somebody is acting क्या, हाय अल्लाह ये क्या हो गया।
तो जब आप सोचिए कि एक न्यूज रूम में वो यू हैव आल्सो डन जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, एक न्यूज रूम में जब एक मीटिंग के अंदर दो सहाफी अपने एडिटर के साथ बात ना कर सके तो जर्नलिज्म तो मर गई ना, फिर तो एंटरटेनमेंट बचा हमारे लिए ना, कि आज जो है इतने मर गए और कोविड-19 ये कर रहा है, बस गिनी चुनी 3-4 खबरें होती हैं, रिपोर्टिंग मर गई। यानी जब तक के उसमें जिसे मैं एथनिक रेशियल वोट बैंक नहीं कहता हूं, वो इन्वॉल्व ना हो तो रिपोर्टिंग होती नहीं है। आप टोरंटो का है या मॉन्ट्रियल में है, आप देखेंगे कि खबर जिसको कहा जाता है खबर होती नहीं है, या मज़ाक़खेज़ बातें होती हैं या गपशप होता है। आप सीबीसी के अंदर वो जो शाम 5 से 6 बजे तक प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छी होस्ट है, शी इज़ नॉलेजेबल, लेकिन उन्होंने अपने 4-5 लोग इकट्ठे किए हुए हैं, एक काली औरत बिठा दी है, दो, वो आपस में मजाक ही करते रहते हैं। यानी उनको वो टेलीविजन पे आके वो इस तरह बिहेव करते हैं कि ये हमारे शाम में प्रेस क्लब के अंदर हम बैठे गप्पे लगा रहे। अब सियासी जमातों के लोग नहीं आते हैं टेलीविजन पे रिप्रेजेंट करने, जैसे कनाडा में ही 1980 1990 मैंने सारे इलेक्शन देखे हैं कि टेलीविजन के ऊपर स्टीवन लुइस थे या दूसरे लोग, रॉय रोमानॉफ थे या जॉन क्रेथिया थे, इनकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आते थे। अब आप देखिएगा किसी सियासी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, पीआर कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो जर्नलिज्म तो मर गए ना। इसका मतलब ये भी तो है कि सियासतदान अब कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहे और बोलने वाले सियासतदान आ भी नहीं रहे। यूँ लगता है जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो सियासत में आ चुके हैं। तो क्या जर्नलिज्म की ये जो डेथ की सिचुएशन है, क्या आपको कनाडा अमेरिका में नज़र आती है जहाँ पॉलिटिकल करेक्टनेस हाइट पे है? चूँकि आपका और मेरा तल्लक भारत पाकिस्तान से भी है, तो वहाँ सिचुएशन क्या बेहतर है या मुख्तलिफ है, क्या आप समझते हैं? पहले तो देखिए अमेरिका का लें, CNN अगर आप लें तो CNN एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से हट के वो एंटी ट्रंप माउथपीस बन गया। वो बिला तकल्लुफ 24 घंटे प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट मैं भी हूँ, मेरे से कभी खुदा ना खास्ता वोट उनको नहीं जाएगा, मैं बर्नी सैंडर्स का सपोर्टर था, लेकिन आप 24 घंटे देखेंगे CNN का काम है कि उसके जितने जर्नलिस्ट हैं वो जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट बोलेंगे। हमारे जो एडिटर थे 1970 और 80 के अंदर हमें दूसरे दिन फायर कर देते अगर हमारी ये रिपोर्टिंग का स्टाइल ये होता कि छूटते के साथ ही हमने पहले तय कर दिया, ये नहीं था कि खबर क्या है, हमने अपनी ओपिनियन दे दी कि खबर ये होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि जर्नलिज्म की जो स्कूल्स हैं वहां जर्नलिज्म नहीं पढ़ाया जा रहा, वहां जर्नलिज्म के कवानीन पढ़ाए जा रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ये कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में जो जर्नलिज्म का कोर्स है, आप उसका सिलेबस उठा के देख लीजिए। रायसन में भी किसी हद तक, मेरी बेटी ने भी वहीं से जर्नलिज्म किया है। आपको वो हमें जब मैं अखबार में शुरू किया कराची सन में, तो 2 रिक्वायरमेंट थी कि आप जर्नलिज्म स्कूल ना गए हों। अगर आप जर्नलिज्म स्कूल के ग्रेजुएट हैं आपको नौकरी नहीं मिलेगी वहाँ। दूसरी चीज, अगर आप 5 उंगलियों से टाइप करते हैं आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? वो एडिटर ने कहा 5 उंगली से वही टाइप करता है जो किसी और का माल लिखा हुआ टाइप कर रहा है। मुझे जर्नलिस्ट वो चाहिए जो 2 फिंगर से टाइप करें ताकि वो कहीं कागज दूसरा देख ही ना सके। और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि वो शौकीन होते थे पब्लिक रिलेशन कंपनियों में जाने के लिए। जो अब भी मोस्ट स्टूडेंट्स जो निकलते हैं जर्नलिज्म स्कूल से, वो जर्नलिज्म नहीं करते हैं, वो करते हैं पब्लिक रिलेशन कंपनीज, जहां थोड़ा पैसा ज्यादा होता है और वो झूठ को जिसे पैलेटेबल करने, यानी झूठ को सच में तब्दील करने में एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। वो पब्लिक रिलेशन कंपनी में चले जाते हैं, बड़ी कॉरपोरेशंस के मीडिया कोऑर्डिनेटर्स और इसमें चले जाते हैं।
तो सहाफत जो है वो तो मर गई ना फिर, कि रिपोर्टिंग वो कर ही नहीं रहा, हर कोई ओपिनियन दे रहा है। सर देखिए ना, जैसे आपने दुरुस्त की बात कि एक रिपोर्टिंग का है सेगमेंट जर्नलिज्म में बहुत भारी, और दूसरा ओपिनियन का है, ओपैड लिख रहे हैं, एडिटोरियल लिख रहे हैं, जी, जी, और जी। बोल रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को, चूँकि भारत का मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, यहाँ पर हम कनाडा अमेरिका में देखते हैं तो मीडिया जैसे एक बहुत ही अपनी डल सी रवश पे चल रहा है। भारत में आपको क्या पॉसिबिलिटी नज़र आती है? क्या जर्नलिज्म का रिवाइवल होगा? रिवाइवल वहीं होगा, हिंदुस्तान में ही होगा बाकी कहीं नहीं होगा। क्या आप समझते हैं चीन में हो जाएगा रिवाइवल? जहां आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज बर्तानिया में प्रीति पटेल हैं होम मिनिस्टर, वो शी इज ऑफ इंडियन हिंदू बैकग्राउंड, युगांडा से हैं। उनके खिलाफ लेबर पार्टी के जितने पाकिस्तानी एमपीज हैं उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है कि आप ये हैं और वो हैं। हम सब वी आर नाउ ड्राउनिंग इन एथनो रिलीजियस वोट बैंक पॉलिटिक्स। सियासत जिसकी बुनियाद से जर्नलिज्म निकलती है कि हो क्या रहा है म्युनिसिपल लेवल पे, या जानवरों को पकड़ने वाली कुत्ता गाड़ी आई है उससे क्या हुआ, या एक्सीडेंट क्या हुआ, ये हर चीज वो लोकल सियासत से, बड़ी सियासत से होके हुक्मरानियत, और फिर उस पर रिपोर्टिंग होती है। वो बात ही खत्म हो गई। वो तो पब्लिक रिलेशन कंपनी आपको कह रही है कि क्या करना। तो इंडिया में ये है कि इंडिया में प्रिंट जर्नलिज्म, इंडिया वाहिद मुल्क है जब प्रिंट जर्नलिज्म बढ़ रहा है, और जर्नलिज्म की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि देखिए इंडिया में अब से 200-300% भी अगर बढ़ जाएं पढ़ने वाले, तब भी अखबारों की सर्कुलेशन इतनी है कि वो सस्टेन कर सकते हैं। वहां टेलीविजन भी है, कुछ 50-60 चैनल हैं बड़ा, और वहां के टीवी की डिबेट्स तो खैर अच्छाई तो छोड़िए, वहां एक और मसला है कि वहां चीख चिल्लाहट ज्यादा होती है। पाकिस्तान जैसा है उसमें झूठ के अलावा सच बोलने वाला मारा जाता है। तो हर जगह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो बेस्टियन ऑफ जर्नलिज्म थी, जो हमारा एंग्लो सैक्सन, वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड जिसे कहे, बर्तानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप भी किसी हद तक, वहाँ जो बड़े बड़े अखबार थे, लेमॉन्ड था, या गार्डियन है, या टेलीग्राफ है, ये अखबारों का टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आया कि जब हर शख्स अखबार पढ़ने के बजाय ऑनलाइन कुछ देख रहा और समझ रहा है कि मुझे और ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसीलिए ज़्यादा डफर पैदा हो रहे हैं आज के दिन पहले से, क्योंकि पढ़ने की रिवायत ख़त्म हो गई। अब वो कह रहे हैं पढ़ना क्या, तो ऐसी तो किंडल के अंदर पढ़ लेने ना, इफ इट्स नॉट पेपर इट इज़ नॉट देयर। और ये जो टीवी जर्नलिज्म है और यूट्यूब पे है, ये सब इसकी अपनी जगह है और हमें टेक्नोलॉजी को फेस करना होगा। लेकिन जैसे ही प्रिंट जर्नलिज्म मरेगा, आपको खबरों का रिकॉर्ड रखना, उसका छप जाना, उसको संभाल के रखना, उसमें बच्चे काट के तस्वीरें भी रखते थे, क्या कुछ होता था, ये तमाम रवायतें खत्म हो रही हैं। तो जैसे टोरंटो स्टार अभी बिक गया, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ गया, लेकिन ये देखिए कि वही लोग जिन्होंने फाइनेंस टोरंटो सन को किया हुआ है, वही फाइनेंसर हैं टोरंटो स्टार के। तो अब इसका क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन इतनी बढ़ती जाएगी कि ओनर्स डिसाइड करेंगे कि क्या खबर छपनी चाहिए और क्या नहीं। और आप इसमें देखिए कि जो सीबीसी पे हुआ, ये तो बिल्कुल ही यानी ये भी नहीं कि क्या होना चाहिए, ये मीटिंग में लफ्ज कैसे बोल दिया किसी ने, कमाल है। अब इसका मतलब मैं तो एक दिन भी किसी अखबार में सरवाइव ना करूं, पहली मीटिंग में फायर हो जाऊं। आपने ये कैसे कह दिया? तो सर जी, आप ये कह रहे हैं कि एथनो रिलीजियस जो वोट बैंक्स हैं वो जर्नलिज्म की राहें इस वक्त डिटरमिन कर रहे हैं। भारत में हमने देखा कि एथनो रिलीजियस वोट बैंक्स से निकलने की कोशिश की मोदी जी ने दूसरे इलेक्शन में भी,
तो उससे जो वहाँ का एक्सट्रीम लेफ्ट का जो मीडिया है, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस में फंसा हुआ था या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में था फॉर द पास्ट 70 या 65 ईयर्स, क्या वो अपनी रवश बदल लेगा या कोई नया मीडिया इमर्ज करेगा, नया नैरेटिव सामने आएगा? क्या आपको नजर आता है? देखिए, यहाँ जो लेफ्ट के वहाँ पर्चे थे, मेरे ख्याल है ब्लिट्स है या और भी अखबार थे। जो सबसे बड़ा अखबार हिंदुस्तान का था वो मलयाली जबान का केरला से निकलता था, जिसमें कम्युनिस्टों का भी कुछ जेरो असर था। सीपीआई जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीएम, उसकी जो दो टुकड़े हुए, वो हिंदुस्तान के सियासी अमल में उनका दखल 100 साल से है। वो जंग आज़ादी के अंदर भी उनके राइटर्स, उनके फिलोसफर्स, यहाँ तक कि पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा काम है। सीपीआई के 20,000 वॉलंटियर आए थे पाकिस्तान में जिन्ना साहब की मदद करने के लिए। तो इट इज कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो वहाँ 400 तो जबानें हैं, 29 स्टेट्स हैं, 1 बिलियन से बड़ी आबादी है, 6 डिफरेंट क्लियर धर्म है वहाँ। ज़ोरेस्ट्रियन अलग है, जैन अलग है, बुद्ध अलग है। मुसलमान तो वैसे ही क्योंकि उम्मा में बिलीव करता है, वो तो इस चक्कर में पड़ा हुआ कि किसी तरह हिंदुस्तान डूब जाए। जो पूरा गजवा हिंद का है तो वो तो अलग रख दीजिए, वो जो 10-12% पॉपुलेशन की आबादी, उन्होंने अपने आप को इरेलीवेंट कर लिया इंडिया से। वो आज भी, मैं किसी टेलीविजन चैनल पे बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो सैनिटाइजर होता है ये हराम है, ये तो इसमें अल्कोहल है। अब उनको समझाए भाई, अल्कोहल लफ्ज खुद अरबी का है, ये सिस्टम अल्कोहल का निकालने का ये 2500 साल पुराना सिंध से है। ये या इंडियन हो या मुसलमान हो, ये आपके विरसे में है, ये कहीं दूर का नहीं है, और इससे नशा नहीं होता है, इससे हाथ साफ होते हैं। बट इमेजिन करिए कि ये बात वहां हो रही है। तो इतना क्रॉस करंट है, इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि वहां जर्नलिज्म नहीं मर सकती। इंडिया में बेतहाशा हिंदू है, अखबार जो जरा लेफ्ट ऑफ सेंटर है। इंडियन एक्सप्रेस को आप देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को देखिए, इनकी न्यूज एजेंसी है, IAN है, एक तो आपकी भी जो जिनसे वो एसोसिएशन है ANI फैली हुई है, वो भी इंटरनेशनल करती है, बहुत वाइब्रेंट है। और वहां किताब छपती ज्यादा है, किताब पढ़ी ज्यादा जाती है, किताब की दुकानें ज्यादा मिलेंगी आपको। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पढ़ने लिखने का काम ना हो रहा हो, ये इंडिया में। यहां वेस्ट में जहां 100% लिटरेसी है, वहां लोगों का सियासत से एक दूरी हो रही है, इसलिए कि मैं एग्जांपल दूं, अब जहां ये स्काब्रो या मिसिसागा, ऐसे जो मार्कहम ये इलाके हैं, यहां अब कोई मेन स्ट्रीम कनेडियन, इसका मतलब है कोई गोरा कनेडियन कोई नॉमिनेशन ही नहीं जीत सकता, क्योंकि वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनना, उसमें क्या है, किस मस्जिद या किस मंदिर या किस टेंपल से कितने लोग ला के एक कमरे में बिठा के उनके पैसे देके उनको मेंबर बना के वोट दिलवाना। ये काम जो है, ये मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में तो नहीं हो सकता। किसी जमाने में होता होगा कि कैथोलिक वोट अलग है और प्रोटेस्टेंट वोट अलग है और फ्रेंच वोट अलग है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल स्केल से हमने लोगों को कैशियर से हटा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। जमात इस्लामी से हिजाब हटा के कुछ और हो गया, वो सबके सामने। M103 आप देखिए कि कितना अनडेमोक्रेटिक कानून है, कि आप अंदाजा लगाइए कि कानून है कि आप और मैं मुसलमान होते हुए हम इस्लाम पे कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन अगर आप गोरे क्रिश्चियन हैं तो किसी को तकलीफ नहीं है कि जीसस क्राइस्ट पे भी बात हो सकती है, और क्रिश्चियनिटी पे भी, और पोप पे भी, और 10 गाली आप दे सकते हैं, 10 गाली मैं दे सकता हूं। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो मुल्क का कानून कहता है कि ना,
आप गोरे क्रिश्चियन नहीं है इसीलिए आप पे पाबंदी है बहस करना। इतना रेसिस्ट कानून ये कनाडा की पार्लियामेंट से गुजर गया। क्यों? कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि ये इट इज अ टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ स्पीच। गुंडागर्दी है ना। अब यहां जो जैसे खालिस्तानी मूवमेंट है वो गुंडागर्दी के तरीके से है ना। इंडिया और कनाडा की एक ताल्लुकात हैं, वो किस तरह चल रहे हैं। वो जो रीजनल अखबार हैं, जो खालिस्तानियों के अखबार निकल रहे हैं और पाकिस्तान आईएसआई के जो बैकिंग से अखबार निकल रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं एंटी इंडिया मूवमेंट। इंडिया माफ कीजिएगा कि उनका कोई होता ही नहीं, वो आराम से बैठे, वो समझते हैं हो जाएगा कुछ ऑटोमेटिक, वो नहीं होगा। तो डेवलपिंग वर्ल्ड में द ओनली होप इज इंडिया। चीन में तो होने से रहा कि अखबारों हो जाएगा या हांगकांग में 4 अखबार निकल आएंगे। नो, ईरान में होगा, कहां होगा, युगांडा में होगा, साउथ अफ्रीका में। कोई जगह नहीं बची है जहां सच बोला जा सके। ब्राजील में आप देख लीजिए, वो उधर कोविड-19 है, वो कह रहा हो ही नहीं सकता ये। तो उनमें और मौलवी में क्या फर्क पड़ गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जिसको जो करना करे, मौत तो अल्लाह के हाथ में लिखी हुई है। तो जहां इंडिया का ताल्लुक है, उसकी जर्नलिज्म, उसकी लिटरेचर और उसकी डेमोक्रेसी ये गारंटी करते हैं कि आप बुरा चाहें भी तो उसमें इतना स्पंज है, डेप्थ है कि वो खुद ही रिजेक्ट हो जाएगा। और हजारों साल से हिंदुस्तानी ये दकियानूसी सोच को हटाने में कामयाब रहते हैं। जो भी आए वहां रह जाता है, जो लिखना चाहता है लिख लेता है, जो छापना चाहता है छप जाता है। यानी इस्लाम की भी जो सबसे दकियानूसी लिखाइयां हैं वो उर्दू में इंडिया में छपती हैं। वो बेचारे इंडियंस को पता भी नहीं होता क्या छप रहा दिल्ली में। तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट जर्नलिज्म इन इंडिया, बट यहाँ वेस्ट में कनाडा में जो हो रहा ये तो डर लगता है सर। सर, आपने भी पीछे कहा कि जो भारत की मुसलमान बरादरी है, जो करीब 10 से 15% है, वो इस चक्कर में है कि बेशक भारत डूब जाए। तो क्या आपको उनकी लीडरशिप या मौलवियों की लीडरशिप लगती है, या जनरल पॉपुलेशन में ये एक तरह से एहसास है? पोजीशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे सोचते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पोजीशन जो होती है जहां से जीरो है, वो हमारी सोच ही ये है। देखिए, हमारे नाम सारे हैं नॉन इंडियन। आपको तुर्की में तुर्कियों के नाम मिलते हैं, इंडोनेशिया में इंडोनेशियन नाम मिलते हैं। हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान की बदकिस्मती है कि वो अरबी नाम होगा, हिंदुस्तानी नाम रखेंगे ही नहीं वो। तो फंडामेंटली वो मुसलमान को हम बचपने से एंटी इंडियन कर देते हैं कि ये हिंदू नाम है और ये मुसलमान नाम है, जबकि नाम होता है हिंदुस्तानी। देखिए, जफर और विजय तो एक ही वर्ड हुआ ना, लेकिन किसी मुसलमान का नाम आपने विजय सुना है? जफर ही होता है। हालांकि दोनों एक ही वर्ड है और उनके उर्दू या हिंदी में मीनिंग अलग है। जैसे मेरा नाम है, तरक से है, जो संस्कृति वर्ड है, जो वहां से अरबी में आया। वो और बात है, मेरे माँ बाप ने सोचा होगा मैं तारिक बिन जियाद हूं और स्पेन पे हमला करूंगा और पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन मेंटालिटी, मेरे भाई का नाम महमूद है। तो आप सोचिए कि महमूद अब गजनी ने क्या कुछ तबाही नहीं मचाई हिंदुस्तान में, और मुसलमान अपने बच्चों का नाम महमूद रख लेते हैं। एक साहब ने तो तैमूर भी रखा हुआ अपने बच्चे का नाम। तो वी आर नॉट कॉन्शियस कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, और हमें मुसलमानों को करेक्ट करने वाले जो हैं वो गलती से फिर दुश्मनी में आ जाते हैं। तो हेट के अगेंस्ट फाइट हेट से तो हो ही नहीं सकती ना। और अगर वो जर्नलिज्म से ताल्लुक है तो उसमें जो कॉलम लिखे जाएंगे, जो ओपिनियन होगी, जो रिपोर्टिंग होगी। अब मैं हैरान हूं इस बात से कि इंडिया में किसी को पता ही नहीं था कि दिल्ली के अंदर जामे मिल्ली इस्लामी जो है उसका मतलब क्या है। मिल्लत इस्लामी की यूनिवर्सिटी, मिल्लत हिंद की नहीं। और उसका मेन स्लोगन था अल्लाह अकबर। और लड़के वहां के कह रहे थे हम सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं। इतने बेवकूफ लोग
कि ना समझाने वाला, ना चोरी करने वाला, ना सच बोलने वाला और ना झूठ बोलने वाला। उनको ये नहीं पता कि किस बात पे बहस हो रही है। ऊपर लिखा अल्लाह अकबर, जब आपने अल्लाह अकबर लिख दिया और जामे मिल्ली इस्लामी कर दिया तो वो एंटी इंडिया हो गया ना। इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है। आपने जब जामे यूनिवर्सिटी बनाया और उसका नाम रख दिया मिल्लत इस्लामी, जो जिसका ताल्लुक वो खिलाफत मूवमेंट से है, जहां तुर्कियों ने खुद कहा कि मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, बेचारे गांधी जी को बेवकूफ बना के खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चलवा दी। और कितने को 10,000 हिंदू मर गए केरला के अंदर मुपिल्लाओं के हाथों। तो इंडिया में गुंजाइश है हर चीज की कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई तो इस बात पे बात करेगा, लिखेगा। बाकी दुनिया में आप समझते पाकिस्तान में कुछ छप सकता है? वहां तो एक सिंथिया कोई आई हुई आजकल, उसी पे बात नहीं खत्म हो रही कि वो है कौन। वो हर ऑपोजिशन के लीडर के साथ उसकी तस्वीर खींची हुई है, और क्योंकि वो गोरी है इसीलिए दुनिया में हर औरत हट गई पाकिस्तान में और गोरी पे रिपोर्टिंग हो रही है। आप बताइए कितनी बैकवर्डनेस है मेंटालिटी की कि तमाम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस वक्त एक अमेरिकन गोरी औरत के पीछे, जिसका नाम सिंथिया क्या है, राइट नाम है, सिंथिया रिची, सिंथिया रिची, उस पे लगे होंगे है कौन जी। अरे भाई सीआईए ने भेजा होगा, मान लो, खत्म करो। देखो तो किस स्टेट की है। ऐसे तो हर जमाने में कोई ना कोई जनरल रानी तो जैसे थी, जनरल याया खान के साथ, अयूब खान के साथ थी, भुट्टो साहब के साथ। ये तो हमारा फ्यूडल कल्चर है, हर जमींदार के पास 15-20 औरतें ऐसी घूमती रहती हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर के पास भी कितनी औरतें घूमती थी अच्छे दिनों में। तो वो तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी कुछ लोग उनके करीबी दोस्त सिंथिया के कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी उनके साथ कुर्बत चाहते थे। वो इमरान खान किससे कुर्बत नहीं चाहते थे? उनके बच्चे दुनिया के चारों कोनों में पाए जाते हैं। कुछ तो हिंदुस्तान में है, कुछ बच्चे अमेरिका में, कुछ बच्चे इंग्लैंड में। एक आदमी जिसका नाम इम द डिम हो, जिसकी जो फेमस इस बात पे हो कि मैं आशिक हूं और मैं पंजाबी हूं लेकिन मुझे कहो पठान। इतने बदबख्त किस्म के लोग हैं। जलंधर में इनकी माएं पैदा होती हैं और अपने आप को कहते हैं हम पठान हैं। अरे किधर के पठान हो भाई तुम? नियाजी हटा दिया क्योंकि जनरल नियाजी इनके जो चचा वचा थे उन्होंने हथियार डाले थे, तो ये इमरान खान हो गए। नियाजी हटा दिया। और कहां के नियाजी, कहां के मियां वाली? जलंधर के पठान है। जलंधर में तो होते ही नहीं, पंजाबी है। ये बीमारियां हमारी मुसलमानों की अलग है। अल्लामा इकबाल की नानी थी पंजाबी, सिखनी थी, वो उनसे छुपके मिलते थे। दादा हिंदू थे, उनसे छुपके मिलते थे, और पूरी जिंदगी गुजर गई, एक लफ्ज पंजाबी में नहीं लिखा या ना कश्मीरी में लिखा। कि जो सूरत हाल है कि सच कहाँ पे लिखें, अब इतना मुश्किल लगता है। मुझे याद है और आपको भी याद होगा, आज से को 20-25 साल पहले जब सलमान रुश्दी कनाडा आए तो उस वक्त सारे पॉलिटिशियन उनसे मिलते थे। नहीं मिलते थे, सिर्फ बॉब रे मिला। आपको बता दूं, जी जी इसीलिए पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों ने 1995 में फैसला किया कि बॉब रे को वोट नहीं देना है क्योंकि ये यहूदियों का एजेंट है। और यहूदियों का एजेंट कैसे है? क्योंकि सलमान रुश्दी इंडिया का एजेंट है। वो इनको कोई अकल से वो बैर नहीं है। ये हनूद और यहूद यानी हिंदू और यहूदी से दुश्मनी करना इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। जब ये क्रिकेट मैच खेलते हैं ना तो इसमें इनका एक मेंटली स्कोर बोर्ड भी होता है। कितने यहूदी, कितने हिंदू, कितने ईसाई, ये उनसे जंग लड़ रहे हैं। घर में खाने पीने को नहीं है, फकीरों की तरह दुनिया में हाथ फैलाए घूम रहे। आज तो उन्होंने इंडिया को कह दिया, इमरान खान ने कि आपको कुछ चाहिए तो हम देंगे। बेहुदा किस्म की बातें हैं, ऑनेस्ट टू गॉड। तो ये वो लोग हैं पाकिस्तानी, खासतौर पाकिस्तान के पंजाबी, जिनको पता नहीं उनकी माँ कौन है, माँ बोली कौन है, उनकी हेरिटेज क्या है, वो कहाँ के हैं, हड़प्पा क्या है, तक्षशिला क्या है, कुछ नहीं पता। उनको गलत किस्म की उर्दू बोलने का शौक है।
देखिए ना, आप हम दोनों पंजाबी उर्दू में क्यों बात कर रहे हैं? हमें कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें तो 19 माओ ने कहा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ इंग्लिश स्कूल ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ तो ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ बोलना है। Can you, these are our parents, brainwashed। तो क्या निकलेगा जब सच की आदत ही ना हो? तो कहां का जर्नलिज्म और कहां का रिपोर्टिंग और कहां का सच और कहां की एथिक्स? कुछ भी नहीं सर। और इसीलिए ये कनाडा में तो दुख होता है देखते हुए कि क्या हशर हो रहा है मीडिया का। अल्लाह का शुक्र है इंडिया में अभी कुछ उम्मीद है कि वहां हर किस्म का पेपर जिंदा है। अभी हर किस्म की न्यूज एजेंसी, हर किस्म का टीवी स्टेशन, आप इंडिया के नेटवर्क्स के ऊपर आप पाकिस्तानियों को देखते होंगे, वो भी आते हैं, अपनी बात करते हैं, सुनते हैं, कोई गोली नहीं मारता उन्हें। तो दैट इज वाई इस पे हमको अटेंशन देना पड़ेगा कि जो हम लोग वेस्ट में रह रहे हैं और जिनका कोई भी ताल्लुक हो सहाफत से, जर्नलिज्म से, हमारे लिए ये हम पहले सूंघ लेते हैं मौत कब आ रही है। ये जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने डेथ ऑफ जर्नलिज्म और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी देखी नहीं है। हम तो गुजर चुके हैं ना कि पुलिस आई और दूसरे दिन अखबार बंद। सब साथी पकड़े गए, बोले कोई इस थाने में, कुछ थाने बंद है। हम मजाक समझते थे, लेकिन दिस इज, और वेस्ट में कौन बिलीव करेगा कि रिपोर्टर को जो चाहे उठा के ले जाए? और फिर आपको याद होगा लिफाफा जर्नलिज्म शुरू हुई कि हर जर्नलिस्ट रिपोर्टर के लिए एक लिफाफे में पैसे होते थे। सर लिफाफे के बाद अब काम तो वो प्लॉट जर्नलिज्म से भी आगे निकल गया, गाड़ी जर्नलिज्म। अच्छा, मैं ओल्ड फैशन हूं इस मामले में। लिफाफा, अरे क्या सानू लिफाफा नहीं मिली आज? बैठे प्लॉट मिल रहे हैं लोग, यानी अब इतनी काहिल हो गए हैं कि प्रेस क्लब के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि साहब ही कहते हैं हम कहां जाएंगे आपका रिपोर्ट करना, आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन हमारे घर पे आके कर लीजिए। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज हैपनिंग, और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वहां तो तारिक साहब जो हो रहा है सो हो ही रहा है। अगर हम खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो सिचुएशन है कनाडा में, एक फ्री वर्ल्ड है और ये एक तासर है कि बात की जा सकती है, ऐसी बात पर पाबंदी है जिसमें हेट्रेड हो, और वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट नहीं करता और ना करनी चाहिए। अमेरिका में आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे वाइब्रेंट सोसाइटी है। अभी पिछले दिनों ही कह रहे थे कि कोविड-19 के ज़माने में बाहर नहीं जाना, फिर एकदम से प्रोटेस्ट छूटे और जो प्रोटेस्ट हुए उन्होंने ही हमायत की जो कोविड-19 पर बाहर जाने की पाबंदियां लगा रहे थे। चलिए ठीक है, प्रोटेस्ट एक अच्छी बात है, मगर उन प्रोटेस्ट की आड़ में कोई बात नहीं कर सकता, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। ये अमेरिका में इस मुकाम तक जर्नलिज्म आ गई है, तो क्या सूरत हाल आपको आगे फ्यूचर क्या नजर आता है? देखिए, आप कई लेवल के वहां एक तो मेन स्ट्रीम नेटवर्क्स हैं, जैसे ये 3 ABC, CBC और NBC है, और फिर CNN है, और MSNBC है। अखबार जो मेजर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, शिकागो ट्रिब्यून, इस किस्म के, LA टाइम्स, ये मेन लेवल के अखबार हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको जो नजर आएगा कि लोग घर पे अखबार डिलीवर नहीं करवा रहे अब। और मैं हमारी अपनी हिंदुस्तान पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस पे हमको थोड़ा सा एक्सपर्टीज है, उनके अखबार उनको मिलते हैं सब्जी की दुकान पे। जब अखबारों की नौयत ये हो जाए कि दे आर रेड एट बुचर शॉप्स, देन यू नो कि योर लेवल हैज फॉलन टू द एक्सटेंट कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ डेमोक्रेसी और जर्नलिज्म। देखिए ना, इसमें आप ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट देख लीजिए, इसमें आपको 3 लोग नहीं नजर आएंगे। देसी, जिसमें इंडियन पाकिस्तानी है, उन्होंने तो कहा हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, काले को जितने भी जूते पड़ सकते हैं, वो तो उसके रंग ही ऐसा है, हम क्या करें। चाइनीज, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरब, जिस अरबों का
लिटरली इतना एंटी ब्लैक एटीट्यूड है कि काले आदमी को या अब्दी कहते हैं, यानी कम माय स्लेव। और आप ईरानियों को, ओ माय गॉड, आप सोच भी नहीं सकते। वो समझते हैं कि घर में सर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते रहो, खुद ही यूरोपियन बन जाओगे। उनकी दुश्मनी वाइट एंटी ब्लैक लोगों से कई गुना ज्यादा इस ये जो मैंने 4-5 कौमियतें बताई हैं इनका है। और इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि ये ऐसा क्यों है। मैं आपको 1992 के राइट्स की बताऊं, जब वो एलए के अंदर नाम एस्केप्स मी, जिसको पुलिस ने मारा था और बहुत उधम हुआ। लॉस एंजल्स में इंडियंस की दुकानों को ब्लैक्स ने अटैक किया और इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। उन्होंने कहा कि ये हमको कालिया कहते हैं और चीनियों को हम चपटा कहते हैं। ये रेसिज्म हमारी इतनी इनब्रेड है कि हम समझ रहे हैं कि जिससे हम नफरत करते हैं उसको पता नहीं कि हम नफरत कर रहे हैं। आपको पता है कि 55,000 करोड़ रुपए का सेल है इंडिया में रंग गोरे करने की क्रीम का। लड़की जरा सी सांवली होगी उसका रिश्ता नहीं आता। पाकिस्तान इंडिया दोनों में हाल है। ईरान में हो जाए तो उसको क्या, ईरान का वर्ड है खाकी या नहीं, ब्लैक का एक वर्ड है जो सदर्न ईरान के पूरे बॉर्डर को कहा जाता है, सियाह। हाँ, यानी वी आर, आप अमेरिका के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशंस की बात कर रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर की। हमारी तो जिंदगी के अंदर हमें बताया जाता है कि ब्लैक लाइव्स डोंट मैटर। जो इस्लामिक हिस्ट्री में जंज रिवोल्ट हुआ मेरे ख्याल है 1100 में, जिसके बाद से अब्बासी जो खिलाफत थी टूट के खत्म हो गई। 1250 तक मंगोल्स ने टेक ओवर किया। ये बसरा के लोग थे जिनका जो मुसलमान होने का उनका सजा ये थी कि वो क्योंकि काले हैं तो वो गुलामी रहेंगे। जंज रिवोल्ट का मतलब ये जंजीबार और वहां के लोग पकड़ के मकरान कोस्ट तक ये सब कालों को बसाया गया था, फॉर्मर स्लेव्स। इन्होंने फिर रिवोल्ट करके बगदाद की खिलाफत को तख्ता उल्टा। ये हमारी हिस्ट्री में हो चुका। आपको मैं शर्तिया बता सकता हूं, ना किसी अरब, ना पाकिस्तानी, ना ईरानी को इसके बारे में पता भी होगा, क्योंकि ये 10 पेजेस हमने कहा इन्हों तो काट दियो ना बाहर। असी सैयद हाँ जो भी हैं, we don't have the elements to accept journalism। हमारे यहाँ जर्नलिज्म जो है वो जैसे बच्चा पैदा होते हुए मर जाता है ना चाइल्ड बर्थ के अंदर, हमारा वो हशर है। तो हमने तो देख लिया कि जर्नलिज्म अगर मर जाए तो फौरन जमहूरियत मरती है सबसे पहले। इसीलिए मैं परेशान हूं कि जब कनाडा या यूनाइटेड स्टेट्स में जर्नलिज्म पे असर हो रहा है या उसको प्रोपेगेंडा की तरह ट्रीट किया जा रहा है, या सरकार इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज डेंजरस साइन। इसका मतलब अगला स्टेप जमहूरियत है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है इस बर्बादी के लिए? ये जमात इस्लामी, इख्वानुल मुस्लिमीन, अलकायदा, आइसिस, ये तो बैठे हुए हैं, हाथ मल रहे हैं कि देखो अभी गिरा बगदादी आ जाएगा। गली गली कूचे कूचे पुलिस सर्विस से लेके कस्टम, सीसस, एफबीआई, हर जगह आपको मिलेगा एक ना एक जिहादी बैठा हुआ होगा वहां। ये दूसरी चीज है कि हम इस पे लिख ही नहीं सकते। आप किसी अमेरिकन या कैनेडियन अखबार में आप नहीं लिख सकते, ना आप टीवी पे आ सकते हैं ये कहने के लिए कि हमारे यहां इन्फिल्ट्रेशन कहां तक बढ़ गई है। पार्लियामेंट के अंदर, पुलिस के अंदर, हर जगह आप जाके करिए तो डॉक्टर जूदी जासिर से पूछ लीजिए अमेरिका में बैठे हुए क्या हशर होता। जो विक्टिम हैं जिहादी कल्चर के, वो ही उनके डिफेंडेंट हैं। हम क्योंकि हमारी शक्लें ठीक हैं और हम बदसूरत नहीं है, इसीलिए हमें को मुसलमान नहीं मानता। कहते अगर तो मुसलमान नहीं होते तो तुम्हारी दाढ़ी होनी चाहिए और मूछ नहीं हो और बावली जैसी बात करो, तब हम मान लेंगे कि तुम मुसलमान हो। बट इफ यू आर नॉर्मल यू कांट बी मुस्लिम।
ये मजाक की बात नहीं है, जेन्युइनली इफेक्ट है स्टीरियोटाइप्स का कि मुसलमान का इडियट होना जरूरी है, और वो गले में हा 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 ऐसे बात करे, वो कहेंगे इज वेरी गुड मुस्लिम। तो सर यही परसेप्शन रहेगा क्या, फिर इसमें कोई चेंज का इम्कान नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, चेंज तो होगा, हम मार्क्सिस्ट हैं। चेंज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ये तारीख के खंडरात के अंदर दफन होंगे। इंसान की लिबर्टी जो है वो 400-500 साल यूरोप में जंग हुई है, तब पोप से आजादी मिली लोगों को, तब लोगों ने इनकलाब की फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1770 और उससे पहले और बाद का है, रशियन रेवोल्यूशन जो था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये तमाम जो दुनिया में हलचल हुई अर्ली 20th सेंचुरी में, ये ऐसे जाने देंगे क्या? धचके आएंगे, बेवकूफ बनाया जाएगा इन्हें। लेकिन अब देखिए सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो क्राउन प्रिंस जो है उनको समझ में आई ना कि भाई, अब आप सुने, मैंने लोगों से सुना जो हज से आए हैं कि इमिग्रेशन में सऊदी औरतें काम कर रही हैं। दिस इज अ वेरी वेलकम साइन। होटल्स रेस्टोरेंट्स के अंदर दे आर वर्किंग। ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो अननोटिस जा रहा है। तो डिसअपॉइंट होने की तो हमारे पास जगह ही नहीं है, पीछे विड्रॉ करने की जगह ही नहीं है। हमें तो लड़ना है, छोटे छोटे फाइट्स है, लड़ के आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, ये आपका चैनल है ना, ये अगर जर्नलिज्म नहीं है तो ये टैग टीवी तो जा रहा है ना लाखों लोगों के पास। लोग आपका वो यूट्यूब पे चला के वहां से आगे भेजते हैं, फिर कोई और देखता है। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। तरक्की के सामने, तरक्की की लहर के सामने कोई रोड़ा नहीं अटका सकता। 7वीं सदी 9वीं सदी के बाद नहीं आती, 9वीं सदी के बाद 10वीं सदी आती है। ये 2020 इसके बाद 2030 आएगा, 2010 नहीं आएगा, वो निकल गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि थोड़े से रिवर्स गियर लगेंगे, दचके लगेंगे, लेकिन जो एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहेगा। एब्सोल्युटली। मायूसी इसलिए कि पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत बढ़ गई और वापसी का रास्ता कोई नजर नहीं आता। सर, ना आप दिखा रहे हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस, ना मैं दिखा रहा हूं। हम दो तो हैं ना, हमारे साथ बीसियों लोग और हैं जो सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं आप लोग यार कुछ करें। अब हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमसे आधी उम्र के लोग जो हैं वो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। प्रॉब्लम सारा ये है कि मुसलमान को पैदा होते के साथ ही ना सिर्फ खतने होते हैं, सर के बाल कटते हैं, एक एग्नी में बर्थ होती है हमारी। ये लोग इसको ध्यान नहीं देते कि दुनिया भर का बच्चा जो है वो गोद में प्यार से होता है। हमारे यहाँ पहला होता है कि इसका सर कब गंजा होगा और इसके खतने कब होंगे। बोथ वेरी टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस फॉर अ चाइल्ड, वी गो थ्रू दैट। तो हो सकता है मेंटली थोड़ा सा डैमेज भी हो, हम लोग पागल हो जाते हैं। जो बच गए हम ही कुछ ढंग की बात करें। देखिए ना, जब मस्जिदों में सैनिटाइजर पे पाबंदी लग जाए और फतवा आ जाए तो बाकी क्या रहा? दुनिया तो हंसेगी ना हम पे। तो आखिर में मैं इस इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आना चाहूँगा कि जब आप समझते हैं, जैसा कि आपने कॉलम में भी लिखा, कि इस वक्त एक स्टेट ऐसी है जिसमें हम समझ सकते हैं कि शायद डेथ ऑफ जर्नलिज्म हो रही है। मुझे लगता है कि डेथ ऑफ कन्वेंशनल जर्नलिज्म है प्रॉब्ली, या जर्नलिज्म की इटसेल्फ है। एक ऑल्टरनेट चल रहा है साथ, वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, एक जर्नलिज्म का पूरा जहान अपने साथ लेकर जा रहा है। उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। और आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो जर्नलिज्म को अच्छे रंग से आगे लेकर चलेगा या बुरे रंग से लेकर चलेगा? फेक न्यूज़, फैक्ट न्यूज़, क्या होगा? सर, जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं होता। आप में झटके आएंगे, जैसे भी होगा, वी हैव टू गो फॉरवर्ड। ये सोशल मीडिया से जितने लोग इन्फॉर्म हो रहे हैं आजकल, वो आज गलत चीज से इन्फॉर्म होंगे, कल उनको सच मिल जाएगा। ये सोशल मीडिया पे ही लोग देखेंगे ना आपकी और मेरी कन्वर्सेशन।
है ना। तो हमने सहाफत भी देखी, इंग्लिश की भी देखी, उर्दू की भी देखी, सहाफियों को किडनैप होते हुए देखा, उनको मरते हुए देखा, दोस्त गुजर भी गए, जेल भी जाते हुए देखा। ये तमाम वेस्ट के अंदर जर्नलिस्ट, क्योंकि उसके 1-2 जनरेशन पहले उनकी फाइट थी ये, है फर्स्ट अमेंडमेंट का 200 साल हो गए, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज है, ये सब है अमेरिका के अंदर हो गया। हमने अपनी उम्र में देखा है कि सहाफत को कैसे मारा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा नेट कंट्रीब्यूशन है उन सोसाइटीज में जहां हमने आके पनाह ली। अगर पाकिस्तान या हिंदुस्तान होता तो मैं तो कभी निकलता ही नहीं वहां से, लेकिन अगर पाकिस्तान ढंग का भी थोड़ा सा होता, अकल थोड़ी भी होती, तो हमको क्या जरूरत थी वहां से निकलने के लिए। लेकिन जब लुटेरों, चक्के, सिंथिया के फॉलोअर्स के लोग वहां पड़े हुए हो, तो हमारा काम तो बाहर कहीं जाना होगा ना, वरना मर जाते हैं हम। तो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन आवर ओन वे। बस हमारा ये है कि हम फ्री में कर रहे हैं, है ना। हमें कोई वो तो नहीं कर रहा है कि भाई ये करना। हमें खुद पता है कि अगर जर्नलिज्म कोलैप्स कर गई और डेमोक्रेसी ना रही, तो हमारे ही बच्चों के बच्चे सफर करेंगे। थोड़ी सी सेल्फिशनेस भी है हमें कि हम चाहते हैं कि हमारी औलादों के साथ वो जुल्म ना हो जो हमने देखा। मैं यहाँ लोगों को कहता हूँ 18 साल की उम्र में मैं 1 साल अगर बलूचिस्तान जेल में काटा तो मेरी बेटी कहती मस्ट बी क्रेजी। मैंने कहा और भी थे हमारे साथ, बट सीरियसली कितने बंगाली जो मेरे दोस्त थे तो मर गए मुक्ति वाहिनी के अंदर। मुल्क तो बन गया उनका, लेकिन दे हैड टू डाई। जो वेस्ट के अंदर लोग हैं, ये जनरेशन है, इनकी कुर्बानियां आज से 200 साल पहले लोग दे चुके हैं। पहली और दूसरी जंग अजीम जो हुई, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखिए 60 मिलियन पीपल डाइड इन यूरोप, जिसमें 30 मिलियन रशियन, सिर्फ रशिया में 30 मिलियन। तो वो तो उससे निकल के उनकी जेनेटिक मेमोरी में, उनके जहन में जंग और अमन और सहाफत और आज़ादी ये सब लिखी हुई है, पैटर्न है। हमारा ये कि अब तक हम भटकते हैं इधर से उधर, खासतौर पे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हमें तो आज तक अपनी किश्ती नहीं मिली, दरिया पार करने की तो दूसरी बात है, पाकिस्तान बना दिया उठा के। कैन यू इमेजिन, एक 10,000 पुराने मुल्क की आजादी उस वक्त मिलती जब उसके बाजू काट दिया आप। तो जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, ये बदकिस्मती से कब्जा इसका उस पे है, शियों इसको मार रहे हैं, कोई अहमदियों को मार रहा है, कोई बलोचों को मार रहा है, सिंधियों की जबान खत्म कर दी। ये कभी तो खत्म होगा, जब ये खत्म होगा तब जाके हमारी हिस्ट्री शुरू होगी। कि या हम पंजाब में हैं तो रिपब्लिक ऑफ पंजाब होगा, या जो भी है, हम पश्तूनों से, हरियाणा वालों से हमारे ताल्लुकात होंगे, सिंध से होंगे। ये सब जो नेचुरल हमारी ग्रोथ थी, ये जर्नलिज्म में है ही नहीं। आपको कोई किताब नहीं मिलेगी, कोई अखबार नहीं मिलेगा जिसमें सच हो। आप किसी से पूछ लीजिए कि 1950 टू 1958 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गिन के बता दें। उनको, बच्चों को याद ही नहीं कि पाकिस्तान था भी इस 50s में। वो समझते हैं कि भुट्टो और जियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान बना, कायदे आजम और फिर भुट्टो और फिर जिया, बस बीच में कुछ भी नहीं पता। और क्यों कि जर्नलिज्म में इमरान खान, मैं आखिर में एक बार जोर दे रहा हूं, मैं आखिर में अभी विचार, इसे तरस नहीं आता इस आदमी पे, या अपने ऊपर तरस आता है। ये कैसे लोग हैं, हमने कहां से पकड़ लिया इनको। यानी बदकिस्मती देखिए कि इतना डफर आदमी, यानी इसका नाम है इम द डिम, यानी इसके जो दिमाग के स्विच हैं वो डिम पे हैं। ये मैंने इसको कवर किया था 1970 में टोरंटो सन में, मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था जब। तो पहली दफा जो टीम गई है इंग्लैंड, माजिद खान कैप्टन थे, जहीर अब्बास ने उस जमाने में 274 रन बनाए थे एजबेस्टन में, मुझे अभी तक याद है। ये जो इमरान खान था, ये सिर्फ टीम में उस वक्त आया क्योंकि जनरल बर्की जो इनके खालू हैं या सम्मान रिश्तेदार हैं,
उन्होंने प्रेशर डाल के माजिद खान से कहा कि इसको टीम में रखो। ना इसकी लाइन ठीक थी, ना लेंथ ठीक थी। 2 फास्ट बॉलर थे, आसिफ मसूद और सरफराज नवाज। ये खाम खा बीच में इसको थर्ड बॉलर रखा, ना इसकी रनअप ठीक था। ये कहीं का नहीं था, बिल्कुल डफर किस्म का आदमी था, ना इसकी बात को सुनता था। इसको सरकारी फौजी जनरल बर्की के साथ मिलके इसने पहला काम जो किया है, इसने अपने कजिन माजिद जहांगीर खान, एमजे खान जिसको कहते हैं, उसको बैकस्टैब किया। ये मतलब छछोरा किस्म का आदमी, इज नॉट वर्दी। इसका जो आईएसआई ने फिल्में में बनाई भी कि ये नमाजें पढ़ता है अपनी बीवी के सजदे में जाके और ये सब, वो जब रिलीज होंगी तो खुद ही खत्म हो जाएगा। फिर वो शाहिद अफरीदी को बनाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान फौज की पाकिस्तान जो है वो है कॉन्क्यूबाइन है पाकिस्तान फौज की। क्या कहते हैं कॉन्क्यूबाइन को? जी वो कनीज कहते हैं। कनीज तो प्यार बड़ा अच्छा वर्ड है। ये रकासाएं नहीं होती हैं कोटे की, दाश्ताएं हैं माशाल्लाह, आधा वर्द है। खुल के बात करते हैं, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि जर्नलिज्म की डेथ हो रही है तो क्यों ना फिर सच ही बोले, है ना? नहीं, मेरी उर्दू आप जैसी नहीं है ना। तो ये तो चीन की दास्ता है। ये वो लोग हैं कि चीन ने कहा कि हम आप पे एक्सपेरिमेंट करेंगे वायरस की वो क्योर के लिए। तो ये पाकिस्तानी एक्साइटेड हो गए कि चीन ने सानू पहले नंबर ते दिता, दे आर गोइंग टू ट्रीट यू एज गिनी पिग्स, और आप एक्साइटेड हो गए। ये बच्चियां अपनी भेज रहे हैं तवाइफ बनने के लिए, गुजरांवाले से भर भर के ट्रक जा रहे हैं, और चीन के जेल बन रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जो फ्री लेबर बनता है, जो चाइनीज कंपनीज फिर कॉन्ट्रैक्ट करती। पाकिस्तान का तो हशर ही खराब है ना। सूरत हाल में वाकई बड़ा मुश्किल है। जब आप इस तरह का सच बोलेंगे तो फिर दुनिया का कोई भी अखबार लिख सके इसको। अब मैं टोरंटो सन तो मुझे छाप देता। अल्लाह उनको नेक हिदायत करे। वो भी बेचारे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उनके पास बेतहाशा लेटर और रिकमेंडेशन है और चार्जेस गए कि इस तारिक फतह को एज कॉलमनिस्ट हटा दिया जाए। ये बेचारे समझते, मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई 1000 पेज की फाइल है। और ये फिर टोरंटो सन के मालिकों के पास भी गए, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन पे प्रेशर डालने के लिए कि इसको निकालें आप, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे। अब वो उनका नाम क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा। नहीं ठीक है, हाँ, यहाँ तक कि ठीक है। बट डिप्रेस होने की बात नहीं होती। नहीं, वो तो खैर डटे रहेंगे। वेंडी नेस्ली को इन्होंने चाहा कि वो अपनी मौत मर जाए। हमारा काम था कि आई हैव नेवर मेट हर, कि एक औरत या जर्नलिस्ट जिसका कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, उसे एक इमिग्रेंट मुसलमान पाकिस्तानी डिफेंड करे। तो ये तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना। हाँ, तो हमने अपना उधार पे कर दिया कनाडा को, क्योंकि वरना ये मर जाती बेचारी बच्ची। बहुत शुक्रिया तारिक फतह साहब। कोई ऐसी बात जो आप समझें कि आज की गपशप में हम मिस कर रहे हैं, कोई आप शामिल गुफ्तगू करना चाहें? बस दुआ करें कि होश आ जाए पाकिस्तानियों को, थोड़ी सी अकल आ जाए। वो सुना है कब्रों के अंदर जो कुछ होता है वो आज चैनल मैंने देखा पाकिस्तान से, कोई कब्र के अंदर फरिश्ते और गौस से आजम जो हैं, वो क्या डायलॉग होता है वो उन्होंने रिकॉर्ड करके सुनाया। तो हम उस लेवल पे चले गए। अल्लाह हमें माफ करे। बातचीत सुन रहे थे हम तारिक फतह साहब की, डेथ ऑफ जर्नलिज्म। उनका आज ही एक बहुत ज़बरदस्त कॉलम शाया हुआ, तो मैंने सोचा कि उस हवाले से बात की जाए कि क्या उम्मीदें हैं, मगर उन्होंने हमें फिर भी एक ऑप्टिमिज़म दिया है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जब कदम आगे जा रहे हो तो आगे ही जाते हैं, कभी कभी 2 कदम पीछे जाते हैं, लेकिन आगे ही चलते हैं। और खुदा करे, भगवान करे, मौला करे कि ऐसा ही हो। आज की गुफ्तगू तारिक फतह साहब के साथ देखने और सुनने का